So in the previous lecture we have covered our cyclic codes, what are systematic, non-systematic, how we generate these type of cyclic codes, what is the basically encoder circuit used to generate a systematic cyclic code, and last lecture हम लोगों ने देखा था that is syndrome decoder कि cyclic code में decoding कैसे होती है, एक transmitted message signal को कैसे regenerate किया जाता है, कैसे हम error को detect करते हैं. Now in this lecture हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक that is called convolutional code शुरू करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे about convolutional codes, इस मेन टर्म्स related to this code that is what is code rate, what is constant length, what is convolution encoder, कौन सा encoder यहाँ पे यूज करते हैं to generate a convolution code, then इसी ये बेस प्रॉब्लम्स करेंगे so that हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाए about convolution code. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन convolutional codes. सो कन्वोल्यूशनल कोडिंग क्या है? अब तक हम कोडिंग पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर ब्लॉक कोड हमने देख लिया, हमने साइक्लिक कोड देख लिया. सेम चीज कन्वोल्यूशनल कोडिंग में क्या है? इज डन बाय कंबाइनिंग अ फिक्स नंबर ऑफ इनपुट बिट्स. It is the coding is done by combining a fixed number of input bits which are stored in the fixed length shift register with the help of modulo 2 addition. Means इस encoder के अंदर हम पहले से fixed number of bit के साथ अपनी मैसेज बिट को क्लब कर रहे हैं और उसे क्लब करके हम एक तरह से आउटपुट कोड को जनरेट करेंगे. तो अगर मैं फर्स्ट लेक्चर की बात करूं जहां पे मैंने कन्वोल्यूशनल कोड्स के बारे में बोला था, सो वहां पे हमने गिवन किया था कि एनकोडर के इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ एक तरह से इनपुट सीक्वेंस आपकी मल्टीप्लाई होती है, then you will get the output that is called convolutional code. राइट तो यहां पे अगर मैं एनकोडर की बात करूं तो दिस इज द बेसिकली कन्वोल्यूशनल एनकोडर जिसकी बात की जा रही है कि दिस इज द इनकमिंग मैसेज बिट. ये मैसेज बिट प्रीवियस 2 बिट्स हैं यहां पे m1 m2. दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड लेंथ शिफ्ट रजिस्टर जिसमें हम यहां पे 2 बिट्स यूज कर रहे हैं. सो इन 2 बिट्स का यूज करके इस मैसेज बिट को कंबाइन किया जाता है एंड देन यहां पे बिट्स ट्रांसमिट की जाती हैं. तो अगर यहां पे आप बिट्स देखेंगे तो यहां पे बेसिकली 2 बिट्स ट्रांसमिट की जाती हैं इस एनकोडर के थ्रू. x1 डिपेंड्स ऑन m1 and m2. तीनों वैल्यूज का आपका XOR हो रहा है, then we get the x1 bit and similarly the x2 bit is generated from value of m and this m2. so यहां से हमारा x2 bit जनरेट होता है. तो एट ए टाइम में जो आपका आउटपुट है, नाउ देयर इज अ स्विच इज गिवन एट द आउटपुट. सो एट ए टाइम ये इनपुट पोजीशन 1 पे कनेक्ट होता है तो आपका x1 ट्रांसमिट होगा, देन ये इनपुट टू पोजीशन 2 पे कनेक्ट होता है एंड देन x2 bit इज ट्रांसमिटेड. सो एवरी मैसेज बिट बेसिकली यहां पे कन्वोल्यूशन एनकोडर के अंदर फॉर एवरी मैसेज बिट द 2 बिट्स आर ट्रांसमिटेड x1 एंड x2. तो इसी चीज से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड कोड रेट. जी हमने कोड रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी. व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ मैसेज बिट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ बिट्स. राइट तो यहां पे एक बिट के लिए हम 2 बिट जनरेट कर रहे हैं. राइट एक बिट के लिए हम कितनी बिट आउटपुट जनरेट कर रहे हैं? 2 बिट आउटपुट जनरेट कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई द कोड रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वोल्यूशन एनकोडर इज बिकम 1/2. राइट आपके पास ऐसा इनकोडर हो सकता है जहां पे आप बोलें कि एक मैसेज बिट को हम 3 बिट में ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट मींस 1/3 इज द कोड रेट. तो इसका मतलब है कि एक मैसेज बिट के लिए हम 3 बिट जनरेट कर रहे हैं. राइट तो दिस इज द कन्वोल्यूशन एनकोडर जो आपका एक पर्टिकुलर मैसेज बिट के लिए डिफरेंट बिट को जनरेट कर रहा है. तो इन दिस वे हम एक ट्रांसमिटेड कोड जनरेट कर रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं. राइट अब अगर मैं फर्दर बात करूं तो यहां पे ये तो हो गई कोड रेट की बात. अनदर टर्म रिलेटेड टू दिस एनकोडर इज कॉल्ड कांस्टेंट लेंथ. जी हां व्हाट इज कांस्टेंट लेंथ? कांस्टेंट लेंथ है. अब अगर आप इस डायग्राम इस एनकोडर डायग्राम में देखेंगे तो यहां पे जो मैसेज बिट एंटर हो रही है, दिस मैसेज बिट रिमेन्स इन दिस शिफ्ट रजिस्टर, इन दिस कंप्लीट शिफ्ट रजिस्टर, और यू कैन से दिस बिट रिमेन्स इन दिस एनकोडर फॉर 3 टाइम्स. राइट फॉर 3 क्लॉक साइकिल्स. हाउ? फर्स्ट वन द बिट एंटर इनटू दिस m position, the second one bit enter into this m1 position, it is shifted, and the third one this m1 bit is shifted to this m2 position. so एक जो हमारी बिट एंटर हुई थी वो 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए इस एनकोडर में रहने वाली है. दैट्स डिफाइन द कांस्टेंट लेंथ ऑफ योर एनकोडर एंड दिस इज कॉल्ड k. राइट तो अगर आपको एक क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए दिया जाए कि आपको एक एनकोडर बनाना है जिसकी कांस्टेंट लेंथ सपोज 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ देयर आर 2 शिफ्ट रजिस्टर्स एंड 1 बिट फॉर योर इनकमिंग मैसेज बिट. तो जो यहाँ शिफ्ट रजिस्टर होगा वो एक तरह से 3 बिट स्टोर करने के लिए बनाया जाता है. वहीं पे अगर मैं बोलूं कांस्टेंट लेंथ इज 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे हमें रजिस्टर्स लेने हैं, नाउ दैट इज 1 इज फॉर m, 1 इज फॉर m1, 1 इज फॉर m2 एंड इफ इट इज k इज इक्वल टू 4 देन इट इज m3. नाउ दिस k इज कैपिटल K. इस कैपिटल K और इस स्मॉल k में कंफ्यूज मत होइएगा. स्मॉल k डिफाइन करता है हमारे मैसेज बिट को, कैपिटल K यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कांस्टेंट लेंथ फॉर कन्वोल्यूशन एनकोडर.
राइट और ये केवल इसी एनकोडर में वैलिड है। सो जब भी एनकोडर यहाँ पे आता है तो इसके लिए ये पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं कि व्हाट इज द कोड रेट, व्हाट इज द कांस्टेंट लेंथ एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कोड। जी हाँ, डायमेंशन आप डिफाइन कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ द कोड इज गिवन बाय n एंड k, दैट इज फॉर दिस एनकोडर द डायमेंशन आर n, कितनी बिट जनरेट हो रही है 2 फॉर अ पर्टिकुलर 1 मैसेज बिट, तो दैट मींस 2,1 इज द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनकोडर, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस कन्वोल्यूशनल एनकोडर में आपको जाननी थी। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, जहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही यहाँ पे किस तरह से मैसेज बिट जनरेट होती हैं, ट्रांसमिटेड बिट हम किस तरह से जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन द मैसेज बिट, वो यहाँ पे सीखेंगे। तो हियर इज माय क्वेश्चन एंड इट सेज, ये आपको एनकोडर इन द डायग्राम गिवन है, दिस इज द गिवन एनकोडर सर्किट। नाउ first of all determine the dimension of the code, what is the code rate, what is the constant length, right। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो अभी यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा है दिस इज द मैसेज बिट, इनकमिंग बिट इज m, और यहाँ पे आपके दो फ्लिप फ्लॉप है, वन इज फ्लिप फ्लॉप 1 एंड वन इज फ्लिप फ्लॉप 2। तो बेसिकली एक पोजीशन आपकी बन गई m1 के लिए और एक पोजीशन बन गई आपकी m2 के लिए। तो अगर मैं इसी डायग्राम को केवल रीफॉर्म करूं जैसा कि अभी हमने एनकोडर सर्किट पढ़ा, तो आई कैन मेक दिस लाइक दिस इज द फर्स्ट बिट फॉर इनकमिंग मैसेज बिट, राइट। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, दिस रिप्रेजेंट m1 एंड द सेकंड फ्लिप फ्लॉप रिप्रेजेंट m2, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक जो आउटपुट बिट जनरेट हो रही है, दिस इज द XOR बाय द 3 बिट्स m, m1, m2। सो हियर m, m1 एंड m2 इनका XOR होके हमारी पहली बिट जनरेट हो रही है एंड सिमिलरली सेकंड बिट जो हमारी जनरेट हो रही है, दिस इज m विद m2। सो केवल इस गिवन डायग्राम को रीफॉर्म स्ट्रक्चर बना दिया, सो हमारा कन्वोल्यूशनल एनकोडर इस तरह का दिखाई दे रहा है, राइट। अब जैसे ही आपका ये डायग्राम बना, आपको तीन चीजें बहुत क्लियरली दिख जाएंगी कि इसमें एक मैसेज बिट अगर यहाँ पे आएगी तो यहाँ कितनी आउटपुट बिट जनरेट हो रही है, जी हाँ 2 आउटपुट बिट जनरेट हो रही है। दैट मींस व्हाट इज द कोड रेट, कोड रेट इज 1/2, दैट मींस कोड रेट हो गया आपका हाफ, राइट। सिमिलरली आप पे टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल शिफ्ट, टोटल फ्लिप फ्लॉप कितने हो गए 2, तो कांस्टेंट लेंथ कितनी हो गई, एक पर्टिकुलर बिट यहाँ पे 3 टाइम रहने वाली है ना, 3 क्लॉक पल्स के लिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। सो दैट मींस इसकी कांस्टेंट लेंथ कितना हो गया, k इज इक्वल टू 3। और सिमिलरली व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कोड, दैट इज 2/1, दिस इज द डायमेंशन कोड जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड जनरेटिंग सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड इंपल्स रिस्पॉन्स। जी हां, व्हाट इज जनरेटिंग सीक्वेंस, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो जनरेटिंग सीक्वेंस भी इसी डायग्राम से डिटरमाइन होती है। नाउ हियर दे आर बेसिकली 2 एडर्स, राइट। सो ये एडर का जो फंक्शन बन रहा है उसी को यहाँ पे जनरेटिंग सीक्वेंस बोल रहे हैं, राइट। कैसे, यहाँ पे G1 जो है, G1 यानी कि मैं फर्स्ट एडर के लिए सीक्वेंस लिखूं तो ये G1 तीनों वैल्यू से इनपुट ले रहा है, लाइक m से भी, m1 से भी, m2 से भी। तो इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड 1 1 एंड 1, मींस इसमें तीनों ही वैल्यू आपकी आ रही हैं, राइट। सिमिलरली जब G2 की जनरेटिंग सीक्वेंस लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे m आ रहा है, m1 से कोई लेना देना नहीं है, और m2 आ रहा है, दैट मींस 1 0 and 1. So this is called G2, generating sequence second and generating sequence first. So these are basically generating sequence of this particular type of encoder. तो generating sequence आपको required है so that we can calculate the transmitted bit. तो उससे पहले हमें generating sequence calculate करनी पड़ती है. So these are the generating sequence G1 and G2, right? अब नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो इसमें कहता है दैट इज आउटपुट सीक्वेंस फॉर मैसेज सीक्वेंस m इज इक्वल टू 10011, यानी कि इस पर्टिकुलर मैसेज बिट के लिए क्या आउटपुट बिट्स जनरेट होने वाली है उसे कैलकुलेट करना। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपका एनकोडर है, इस एनकोडर के अंदर ये जो m2 बिट होती है दिस इज बेसिकली MSB साइड, राइट। और ये जो यहाँ पे एंटर हो रही है बिट दिस इज कॉल्ड LSB साइड। तो जो आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे जो मैं वेट कंसीडर करूंगा, M2 इज फॉर MSB एंड M इज फॉर LSB, राइट। तो अभी अगर मैंने इस जनरेटिंग सीक्वेंस को लिखा था तो जनरेटिंग सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू है 101। तो इस 101 का क्या मतलब है, दिस इज फॉर M, दिस इज फॉर M1 एंड दिस इज फॉर M2। सो नाउ हियर M2 इज MSB साइड, तो M2 को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा दिस इज P स्क्वायर, दिस इज P एंड दिस इज P टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि मुझे आगे इसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये अभी यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ कि MSB साइड कौन सी है, LSB साइड कौन सी है, और MSB का वेट क्या होता है, दैट इज P स्क्वायर, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दिस M2 स्टैंड्स फॉर योर MSB साइड, राइट। तो यहाँ पे अब मुझे आउटपुट सीक्वेंस जनरेट करना है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। क्या करना है मुझे यहाँ पे दोनों जनरेटिंग सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल में
कन्वर्ट कर लिया, राइट। और कैसे किया मैंने, अभी मैंने आपको बताया कि दिस लास्ट पिन, ये जो यहाँ पे लास्ट बिट लिखी है बेसिकली ये MSB साइड है, तो आप उल्टा इसका कोड करेंगे तो दिस वन इज पी स्क्वायर, दिस वन इज फॉर पी एंड दिस वन इज फॉर कांस्टेंट 1, तो दिस बिकम 1 प्लस पी स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इसे देखें तो दिस इज पी स्क्वायर, दिस इज पी एंड दिस इज पी टू द पावर 0, तो 1 प्लस पी स्क्वायर इज द सेकंड जनरेटर पॉलिनोमियल। सिमिलरली मैसेज बिट भी यहाँ पे इसी सेम सीक्वेंस में आपको कन्वर्ट करनी है, तो अगर मैसेज सीक्वेंस की बात करूं तो मैसेज सीक्वेंस हमें गिवन है 1 0 0 1 1। अभी तक अगर मैं प्रीवियस की बात करूं तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा है, दिस इज P4 P3 P2 P1 एंड P0, राइट। बट ये सीक्वेंस यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस साइड पे हमारा वेट सबसे ज्यादा है, दैट इज MSB साइड। तो ये जो बिट है, दिस बिट इज फॉर P4, देन दिस इज P3, देन दिस इज P2, देन दिस इज P1, देन दिस इज P0, राइट। अगर आप पहले वाले पार्ट को समझ के करते हैं कि सपोज पहले वाली बिट को आप P4 रखते हैं, तो वही सेम वेटेज आपको यहां पे भी काउंट करना पड़ेगा, दिस इज P स्क्वायर, दिस इज P एंड दिस इज P टू द पावर 0, जो अब तक हम करते आ रहे हैं। गलत नहीं होगा, आपका कोड बिल्कुल सही कैलकुलेट होगा, बट व्हाई आई एम ट्रीटिंग इट अपोजिट, वो जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कोड ट्रेलियस और कोड ट्री डायग्राम बताएंगे, तो वहां पे आप लोगों को यही चीज पड़ेगी कि M2 इज MSB एंड M1 इज LSB। तो इसलिए वही चीज मैं आपको यहां पे भी रख रहा हूं कि यहां पे जो M2 वाली बिट है दैट इज योर MSB साइड, तो इसलिए यहाँ पे पूरा मैसेज सीक्वेंस भी अपोजिट ट्रीट होता है, दिस इज P4, दिस इज P3, दिस इज P स्क्वायर, दिस इज P एंड दिस इज P टू द पावर 0, तो दैट मींस 1 प्लस PQ प्लस P टू द पावर 4, दिस इज माय मैसेज पॉलिनोमियल, राइट। अब मैं ट्रांसमिटेड कोड x1 कैसे जनरेट करूं, तो सिंपल है, x1 मुझे जनरेट करना है, तो x1 कैसे जनरेट होगा, इनपुट मैसेज पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय दिस जनरेटिंग पॉलिनोमियल। तो जनरेटिंग पॉलिनोमियल G1 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा अपने इस मैसेज पॉलिनोमियल के साथ, देन आई गेट द ट्रांसमिटेड कोड पॉलिनोमियल दैट इज x1। सो x1p इज इक्वल टू G1p डॉट mp, यानी इन दोनों की मुझे सिंपली क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1 इंटू दिस, तो 1 प्लस p स्क्वायर, देन उसके बाद p क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब प्लस p4 प्लस p5 हो जाएगा, प्लस p4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज p4 प्लस p5 प्लस p टू द पावर 6, राइट। अब क्योंकि ये एडिशन नहीं है, एक्सॉरिंग है, तो जो सेम वैल्यू होती है वो सेम वैल्यू आपके यहां से खत्म हो जाएंगी, लाइक p5 एंड p4, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 1 प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस p की पावर 6। सो दिस इज माई फर्स्ट पॉलिनोमियल x1p, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1 प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस p6। हेंस जो हमारा फर्स्ट सिंबल है, यानी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 1, देन p है 1, देन p स्क्वायर है 1, देन p क्यूब है 1, अब p4 नहीं है, p5 नहीं है, p6 है, तो p6 के लिए 1। उसी सेम रिवर्स ऑर्डर, मतलब यहाँ पे सारी वेटेज जो है वो अपोजिट ही चलेगी। नाउ सिमिलरली x2p, यानी सेकंड पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट होगा, तो सेकंड पॉलिनोमियल कैलकुलेट होगा बाय दिस मल्टीप्लाइंग दिस सेकंड जनरेटर पॉलिनोमियल विद द मैसेज पॉलिनोमियल। जी हाँ, सो x2p मेरे पास क्या बन जाएगा, x2p बन जाएगा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस p स्क्वायर, p क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब प्लस p टू द पावर 5, देन उसके बाद p4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो p4 प्लस p टू द पावर 6, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्या इसमें कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, जी नहीं, कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही, यानी कि मेरा कोड क्या बनेगा, 1 फॉर 1, p है, p नहीं है तो दैट इज 0, p स्क्वायर है, फिर p क्यूब भी है, p4 भी है, p5 भी है और p6 भी है, यानी दिस इज माय सेकंड कोड दैट इज x2p इज 1 0 एंड उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज हमारी 1 है, राइट। सो वी हैव x1, वी हैव x2। अब एज पर द इनकोडर क्या हो रहा है, एट अ टाइम जो आपका आउटपुट स्विच है वो एक बिट x1 की ट्रांसफर करेगा, उसके बाद एक बिट x2 की ट्रांसफर करेगा, मींस द कंबाइंड ट्रांसमिटेड कोड इज रिटन एज पहली बिट इसकी यानी 1 1, देन फर्स्ट बिट 1, देन 0, देन 1 1, then 1 1, then 0 1, then 0 1 and then 1 1। तो these are the transmitted code कि हर एक मैसेज बिट जब इसमें यहाँ पे एंटर होगी, सो एक मैसेज बिट के लिए ये कॉम्बिनेशन ट्रांसफर होने वाला है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बिट। तो वन मैसेज बिट, द फर्स्ट ट्रांसमिटेड कोड इज 1 1, then 1 0, then 1 1 1 1 0 1 0 1 and 1 1। This is the total output sequence in this convolutional encoder, राइट। आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसको मैंने कुछ अलग ढंग से भी लिया हुआ है। दैट एग्जांपल सेज अ रेट 1/3 कन्वोल्यूशनल एनकोडर। अब इतने से आपको क्या पता चला, दिस इज द रेट 1/3, दैट मींस इसमें एक मैसेज बिट 3 कोड को जनरेट कर रही है, 3 बिट में ट्रांसमिट हो रही है, राइट। हैज जनरेटर मैट्रिक्स, दिस इज द जनरेटर मैट्रिक्स। तो G1 G2 G3, नाउ देयर आर 3 जनरेटर मैट्रिक्स बिकॉज 3 ही कोड आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x1 है, x2 है और x3 है, राइट। सो देयर आर 3 जनरेटर मैट्रिक्स G1 G2 एंड G3। नाउ वो कहते हैं स्केच द एनकोडर।
अब अगर मैं पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की बात करूं तो थोड़ा सा रिवर्स हो गया, वहां पे हमें एनकोडर गिवन था, वहां से हमने जनरेटर मैट्रिक्स को बनाया था, राइट, जनरेटिंग सीक्वेंस को बनाया था। अब वो कहता है स्केच द एनकोडर। तो आप यहां पे देखो जनरेटिंग मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, यहां पे 3 ही बिट है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो कोड है उसमें 3 ही वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? एक बिट m के लिए, एक बिट m1 के लिए और दूसरे बिट m2 के लिए, राइट। यहां से आपका इनकमिंग मैसेज आएगा, दिस इज द इनपुट मैसेज बिट, तो ये हमारा फिक्स्ड हो गया इनपुट मैसेज, राइट। उसके बाद पहली जनरेटिंग सीक्वेंस कहता है 100। जी हाँ, 100 कब होगा? व्हेन दिस m1 इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड एज व्हाट? एज x1, राइट, एंड दिस इज माय आउटपुट 1, आउटपुट कोड। तो ये आपका इस पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। सिमिलरली जो सेकंड जनरेटिंग सीक्वेंस है वो कहता है G2 इज इक्वल टू 111, यानी तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो तीनों का यहां कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। आपने m को भी लिया, आपने m1 को भी लिया, आपने m2 को भी लिया, राइट, और इन तीनों को मैंने लगाया XOR, और ये XOR मुझे यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है व्हाट? दैट इज x ऑफ 2। तो स्विच यहां पे भी कनेक्ट हो सकता है इन x2। एंड द थर्ड सिग्नल क्या है? दैट इज कॉल्ड 101। 101 कैसे प्रोड्यूस होगा? जी हाँ, इस m1 को लेना होगा, m1, और इस m2 को लेना होगा। सो इस m1 से वैल्यू आई, यहां पे जाके ये XOR कर दिया किसके साथ? m2 के साथ। तो ये जो सिग्नल यहां पे जनरेट हुआ, दिस सिग्नल इज x3, राइट। सो x1 ट्रांसमिट होगा, x2 ट्रांसमिट होगा, x3 ट्रांसमिट होगा। एक पर्टिकुलर इनपुट बिट के लिए आपका ये बन गया एनकोडर। 3 बिट यहां पे कोड हो रही है। तो दिस इज द एनकोडर। अब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने जैसा बनाया वैसे ही बनाना है, यहीं पे x1 दिखाना है, यहीं पे x2, यहीं पे x3। आप कैसे भी इसे बना सकते हैं। आप m1, m2, m3 को बना के तीनों को नीचे की तरफ दिखा दीजिए, एक एडर, दूसरा एडर, तीसरा एडर, तीनों बिट आप नीचे की तरफ दिखा दीजिए, वहां से दिखा दीजिए आउटपुट। तो ये आपके ऊपर है। बट द थिंग इज दैट कि आपने जनरेटिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनसे बिट जनरेट करी है या नहीं करी, राइट। तो दिस इज अवर स्केच द एनकोडर पार्ट, जहां पे फर्स्ट पार्ट बोला था। तो पहला क्वेश्चन एनकोडर देके मैंने जनरेटिंग सीक्वेंस जनरेट की थी, यहां पे हम जनरेटिंग सीक्वेंस देके एनकोडर बना रहे हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट में अभी हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम कोड ट्री और ट्रेलिस डायग्राम की बात करेंगे। सो फिलहाल अभी सेकंड पार्ट को सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कम टू द थर्ड पार्ट। इफ इनपुट इज 10110, डिटरमाइन द आउटपुट। तो कैसे डिटरमाइन किया था हमने आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए वी विल फॉर्म दिस पॉलिनोमियल फॉर्म। तो G1P अगर हम फॉर्म करें तो G1P क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये हमारा MSB साइड था, तो दिस इज p स्क्वायर p और वैल्यू रह जाएगी 1। सिमिलरली अगर आप G2P फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, और सिमिलरली G3P अगर हम फॉर्म करें तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये तो हो गया जनरेटर पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज द मैसेज पॉलिनोमियल? तो अगर मैसेज पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करें फ्रॉम दिस इनपुट, तो यहां से स्टार्ट करता हूं MSB साइड से। तो ये P4 है, P4 है नहीं, उसके बाद P3 है, P स्क्वायर है, P नहीं है, उसके बाद 1 है। तो दिस इज अवर मैसेज पॉलिनोमियल, राइट। सो व्हाट इज माय फर्स्ट वैल्यू? तो फर्स्ट वैल्यू यानी कि x1p क्या ट्रांसमिट होगा? दिस मैसेज पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय दिस G1p। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई गॉट p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स अगर मैं इसे बिट्स में कन्वर्ट करूं तो व्हाट इज द p क्यूब? तो पहली वैल्यू क्या है? p क्यूब कहां पे आएगा? p क्यूब पहली वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद क्या p की वैल्यू है? नहीं है। p स्क्वायर की वैल्यू है, दैट इज 1। p क्यूब की वैल्यू है, that is completed. So p cube plus p square plus 1 gives 1011, right? इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे x2 of p। तो x2 of p को हम कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज माय मैसेज पॉलिनोमियल एंड दिस इज माय G2p। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो p क्यूब मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, दैट गिव्स मी p टू द पावर 5, राइट। देन p क्यूब विद p, दैट गिव्स मी p टू द पावर 4। देन p क्यूब p स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा p4 प्लस p क्यूब प्लस p स्क्वायर। देन 1 की मल्टीप्लाई होगी तो p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे जो आपका एडिशन है, दिस इज नॉट एडिशन, दिस इज एक्सॉरिंग। तो आप यहाँ पे एक्सॉरिंग करेंगे तो यहाँ देखेंगे P4 सिमिलर है, P3 सिमिलर है, P2 सिमिलर है, तो ऑल दीज आर कैंसिल। ये वैल्यू बच जाएगी P5 प्लस P प्लस 1। यानी कि अगर मैं इसे कोड में चेंज करूं, सो फर्स्ट 1 आ गया, उसके बाद P1 का 1 आ गया, उसके बाद P2 नहीं है, P3 नहीं है, P4 भी नहीं है, P5 है। सो दिस इज द कोड, ट्रांसमिटेड कोड 11001, राइट। अब अगर आप इस कोड के कंपैरिजन में ऊपर वाले कोड को देखिए तो यहाँ पे 6 बिट आई हैं, यहाँ पे 4 ही बिट थी, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 बिट क्या काउंट हो जाएंगी? 2 बिट यहाँ पे काउंट हो जाएंगे आपकी 0 एंड 0, राइट। अब इसी तरह से आप x3 काउंट कर लीजिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3? तो x3 की वैल्यू आ जाएगी x3p इज इक्वल टू p5 प्लस p क्यूब प्लस p टू द पावर 4 प्लस
पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सॉरिंग के दौरान, ये बचा P5 P3 P4 1, सो दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3p, तो x3p सिग्नल यहाँ पे हमारा जनरेट हो जाएगा, दैट इज P5 की वैल्यू की जगह यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट आता है, दिस इज 1, उसके बाद p का सिंबल है नहीं है, p स्क्वायर का सिंबल है नहीं है, p क्यूब के लिए है, p4 के लिए है, p5 के लिए है, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया ट्रांसमिटेड कोड फॉर x3। तो जब आप पॉलिनॉमियल फॉर्म लिख रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा x1 ब्रैकेट p, और जब आप इसका कोड लिख रहे हैं तो सिंपली कोड इज रिटन एज लाइक x1 is equal to what is the code? Code is 100101100. This is x1. Similarly, what is x2? तो जब हम x2 को लिखेंगे तो this is x2 110001, and what is x3? तो similarly हमने x3 कैलकुलेट कर लिया, x3 is written as 1001111, right? So this is our x3 code. So now what is the overall total transmitted code? जी हाँ, total transmitted code कैसे बनेगा? इन तीनों बिट को कंबाइन करूंगा, that means आपको यहाँ पे लिखना होगा total transmitted code that is equal to 111, then 010, then 100, then 101, and then 001 and 011. So this is the total code transmitted by this type of convolutional encoder, जिसका code rate हमें दिया गया था 1/3, and we have given some generating sequence, right? So if input is 10110, determine the output. So this is the output of this particular code. तो आफ्टर लर्निंग दिस लेक्चर आप लोग बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना सीख चुके हो, कन्वोल्यूशनल एनकोडर ड्राइंग करना हो, डिजाइन करना हो, या फिर उसमें आउटपुट कैलकुलेट करना हो कि आउटपुट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, राइट? अब हमारा जो इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड कोड ट्री एंड ट्रेलिस डायग्राम, किस तरह से बनाया जाता है इन केस ऑफ कन्वोल्यूशन कोड, जिसे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।